हाँ दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ IFRS के कोर्स में, यानी IFRS फॉर प्रोफेशनल्स। और जब मैं IFRS की बात करूँगा और इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंड एस फॉर प्रोफेशनल्स including accountants। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में IFRS यानी इंड एस एक तरीके से रिक्वायरमेंट बन गया है प्रोफेशनल के लिए। अगर आप कहीं भी जॉब ढूंढने जाएंगे तो जॉब ढूंढने के लिए आपको IFRS की नॉलेज चाहिए, और अगर आपके पास ये नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो आज के टाइम में आपके लिए जॉब काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप अकाउंटिंग या फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं तो चाहे आप प्रोफेशनल हो या आप अकाउंटेंट हो, आपके लिए ये चीज़ मैंडेटरी है एक तरीके से। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम नौकरी में चले गए हैं या हमारे प्रैक्टिस है, हमारा प्रैक्टिस फर्म है, तो हम अपनी नॉलेज को इस सेक्टर में कैसे एनलार्ज करें। अगर आप YouTube पे चले जाएंगे या Google पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसके बारे में आपको YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और इंटरनेट पे भी आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने इसकी एनालिसिस करनी शुरू की तो मुझे पता लगा YouTube पे कि जितनी वीडियोज अवेलेबल हैं उसमें से 90% वीडियोज सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के हैं। यानी कोई 4 मिनट का वीडियो, कोई 5 मिनट का, कोई 6 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 20 मिनट का। ऐसे वीडियोज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसकी रीच बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आज के फास्ट ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है। लेकिन एक हार्ड ट्रुथ समझिए, ये हार्ड ट्रुथ ये है कि IFRS अपने आप में ही एक एनलार्ज लिटरेचर है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। बहुत सारे प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेज, रूल्स और थ्योरीज उसके अंदर हैं। तो जब हम इतने बड़े लिटरेचर को पढ़ते हैं तो क्या 5 से 10 मिनट में हम उसके बारे में ओवरव्यू भी ले पाएंगे? जवाब है नहीं। इसीलिए मैंने भी बहुत सारे वीडियोज पास्ट में बना के दिए हैं, लेकिन उन सब के बाद भी कुछ क्वेरीज अनसॉल्व्ड रहती हैं, जिसके लिए हमेशा मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं। अब बीइंग ए प्रोफेशनल, मैं भी हमेशा किसके भी क्वेश्चन का जवाब सडन नहीं दे पाता हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि सबका जवाब मिले। इस वजह से मैंने वीडियोज बनाए कि अगर आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि IFRS और इंड एस है क्या और इसकी हमें क्या ज़रूरत है और हम कैसे अपने नॉलेज को इसमें इनरिच कर सकें, तो ये वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। तो अब बिना समय बिताए हुए मैं इसके बारे में आपको सारा डिटेल बताऊंगा। आप ये कोशिश करेंगे कि इन वीडियोज को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि ये आपके नॉलेज और आपके इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज करने वाला है। तो सबसे पहले ये है क्या, IFRS क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। व्हाट इज IFRS? IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी जो डेवलपमेंट की हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। सारी हिस्ट्रीज तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी, जिसका हेड ऑफिस UK में है, और उन्होंने जिम्मा लिया था कि हम अकाउंटिंग के एक ऐसे नॉर्म्स बनाएंगे जिसको सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। 1973 से लेकर के 2001 तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने 41 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए।
उसके बाद एनरॉन की घटना हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, और एक रिकंस्टिट्यूशन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में किया गया। उसके बाद जो पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी थी उसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, और उसके बाद और भी एनलार्ज्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने शुरू हुए जिसका नाम IFRS रख दिया गया। अभी भी हर टॉपिक के ऊपर IFRS नहीं है, जहाँ पे IFRS नहीं है वहाँ पे अभी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मतलब IFRS के लिटरेचर एक कॉम्बिनेशन है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और उन दोनों के इंटरप्रिटेशन के। तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ IAS, IFRS and its interpretation। काफी लंबे समय तक रिसर्च और एप्लीकेशन के बाद आज वो समय आ गया है जब IFRS सारी दुनिया में एप्लीकेबल है। अक्रॉस द ग्लोब मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 140 से ज़्यादा कंट्री में तो ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, और कुछ और कंट्री जिसके प्रोसेस में है। जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया में ये इंड एस के नाम से एप्लीकेबल हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में लिस्टेड कंपनियों के लिए एप्लीकेबल हो गया, बाकी कंपनियों पे उसके कन्वर्जन के प्रोसेस चल रहे हैं। जापान और चीन के अंदर भी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबली एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत क्या है? आप बोलेंगे हमें क्या ज़रूरत है ग्लोबली एप्लीकेबल है? तो अगर आप इंडिया में हैं, इंडियन कंटेक्स्ट, या आपने इंडिया में एजुकेशन लेकर के किसी और कंट्री में अपना कैरियर बनाया है, यदि वहाँ आप सर्विस में हैं, तो आपके साथ क्या डिफ़िकल्टी है उस चीज़ को ध्यान दीजिए। या तो आपने CA किया है, या आपने CS किया है, या आपने CMA किया है, या आप MBA हैं, या आप BCom हैं, MCom हैं, या आप CA इंटर क्वालिफाइड हैं। आपने इंडिया में जो भी स्टडी की है और जिस समय पे आपने स्टडी की है उस समय पे इंडिया में ना IFRS एप्लीकेबल था और ना ही उसका कन्वर्जन फॉर्म में इंड एस एप्लीकेबल था। मैं उन स्टूडेंट्स को छोड़ के कह रहा हूँ जिन्होंने 2019 और 20 में CA फाइनल न्यू कोर्स में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 2018 में जिन्होंने क्वालिफाई किया उनकी उतनी नॉलेज डेवलप नहीं हो पाई अगर वो न्यू कोर्स में भी थे तो, क्योंकि उस समय तक काफ़ी कन्फ्यूजन था। लेकिन 19 में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई, क्योंकि 20 का तो अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया, एक बार पेपर ही नहीं हुआ, एक बार अभी हुआ ही है, तो 2019 में अगर आपने न्यू कोर्स में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपके पास इंड एस की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। बाकियों के पास में हमारे पास कोई IFRS का बैकग्राउंड नहीं है और इंडस्ट्री के अंदर IFRS मैंडेटरी हो गया है। तो जब हम जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते, जब तक हम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम बनी रहेगी। इस वजह से अब सवाल आया हाउ टू अपग्रेड नॉलेज। अब हम नॉलेज को कैसे अपग्रेड करें? नॉलेज अपग्रेड करने के तो सर एक ही तरीके हैं, पढ़ना। तो अब आप पढ़ेंगे कैसे? पुराने समय में पढ़ने का एक ही अप्रोच हुआ करता था, बुक, यानी हम कोई किताब पढ़ेंगे और किताब पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज पढ़ने का दूसरा भी तरीका आ गया है, कोचिंग। मतलब कोई हमें पढ़ा रहा है। पुराने ज़माने में कोचिंग प्रोफेशनल करियर जॉब के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोचिंग की अपनी कुछ बंदिशें और कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। लेकिन आज वो पॉसिबल है, क्योंकि आप पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव मोड से ये क्लासेज ले सकते हैं और अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से उसे देख सकते हैं।
तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। मेरे पास कुछ क्वेरीज पास्ट में ये भी आए कि सर हम सेल्फ रीडिंग करना चाहते हैं, बुक्स बता दीजिए अच्छी बुक कौन सी है। तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, इंडिया में तो इंडेस के ऊपर कोई अच्छी किताब किसी ने लिखी नहीं, इंडियन ऑथर्स ने। एक किताब जो ठीक है, मैं इसको भी बेस्ट नहीं कह सकता लेकिन ठीक है औरों के कंपैरिजन में, वो है डॉल्फी की। आप इस किताब को मेरे दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, आप इसका देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वो भी ये इंटरप्रिटेशन वाला है, इसमें कोई इसका बेयर लिटरेचर नहीं है। ये एक ठीक ठाक किताब है और इसके अलावे जो अच्छी किताबें आपको मिलेंगी वो सब बिग 4 की किताबें मिलेंगी या फॉरेन ऑथर्स की, जो वॉल्यूम में इससे भी ज़्यादा है। तब सवाल है कि क्या हम 4 से 5,000 या 8,000 पेजेज पढ़ने के लिए तैयार हैं? आपका जवाब आएगा हाँ, ज़रूरत है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये किताबें अगर मार्केट से आप परचेज भी करेंगे तो आपको जो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी वो 4,000 से लेकर 10,000 तक इसकी कीमत है। अब मैंने किसी को ये किताब रेकमेंड कर दी, उन्होंने किताब खरीद भी ली, उन्होंने 5 पेज पढ़ भी लिया, लेकिन 5 पेज के बाद 6th नंबर पेज नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। किताब पढ़ने के लिए समय चाहिए, जो प्रोफेसर में है, सर्विस में, उनके पास समय नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए और दिमाग के अंदर कोई और उलझन ना हो, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्योंकि हम समय भी निकाल लें, हम कंसिस्टेंट भी हो जाएं, लेकिन अगर हमारा दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है तो IFRS और इंडेस जैसे कंपोजिट लिटरेचर को समझना बेहद डिफिकल्ट है। और जब हम सर्विस में होते हैं, जॉब में होते हैं, हम फैमिली में होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। हम अगर पढ़ने के लिए बैठ भी जाएं तो हम अपना 100% दिमाग वहाँ पे नहीं लगा सकते। ऐसे केस में बुक वाला अप्रोच मेरे नॉलेज में सजेस्टेड नहीं है। एक बात ध्यान से रखिए, ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है। 1% लोग एक्सट्रीम पे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं वैसे लोगों को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 99% जो बुक अप्रोच है वो परमिसिबल नहीं है। तो अब आता है कोचिंग। अब कोचिंग क्लासेज आपने ले ली, मान के चलो मैं भी दे रहा हूँ तो आपने मुझसे ले ली। मैंने जब 2019 के अप्रैल में एक कोर्स शुरू किया था और कुछ लोगों ने क्लासेज ली, तकरीबन 6 महीने तक वो 2 से 3 लेक्चर देख पाए, उन्होंने देखा ही नहीं। तब कोचिंग में भी प्रॉब्लम है, आपने पैसे भी लगा लिए, अब आप देख भी नहीं पा रहे। तो सिंपल, आप अगर उसको समझना चाहते हैं, मतलब आपका कोई एग्जाम वगैरह से कनेक्शन नहीं है, तब भी आप अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन वैसे केस में विदाउट एनी कोर्स, आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते, सिर्फ समझना चाहते, तब भी ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास एक डिग्री है ऑलरेडी। आप बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो कोई डिप्लोमा करने की क्या आवश्यकता है। सर्टिफिकेशन तो मैं कभी रेकमेंड ही नहीं करता। जैसे सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं, ये दे दिया 4 दिन का, सबसे कुछ नहीं, सब फालतू है। ऐसे सर्टिफिकेशन वाले काम तो कभी मत करना। जब आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री है तो फिर हम डिप्लोमा का कोर्स क्यों करें। मैंने डिप्लोमा कोर्स से जब इसे जोड़ा स्टडी को, तो मैंने ये देखा कि पढ़ने के रफ्तार में, यानी वीडियो के देखने के रफ्तार में कई गुना का इंक्रीमेंट आया, और लोगों ने उसको, जिन्होंने भी एक्सरसाइज किया, इस कोर्स को अच्छे से पढ़ना शुरू किया। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप डिप्लोमा इन IFRS UK, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इवन सी इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग फर्म्स हैं, बिग 4 हैं, वो लोग भी करवाते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन तो मेरे हिसाब से कोई यूज का नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पे डिग्री, नंबर 2 पे डिप्लोमा और नंबर 3 पे सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन की तो आजकल कोई वैल्यू रह नहीं गई है। डिप्लोमा की वैल्यू है। आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी कराती हैं,
लेकिन इसका रिकग्निशन बहुत है, कम से कम 150 से ज़्यादा कंट्री में ये रिकग्नाइज है आज के टाइम में। तो मैंने इसको इससे लिंक कर दिया और इसलिए बार बार मैं कहता हूँ डिप्लोमा इन IFRS, मतलब आप कोचिंग क्लासेज को अच्छे से देख पाएं, इस वजह से मैंने कोचिंग को डिप्लोमा इन IFRS से जोड़ दिया। इससे आपको 2 फायदे होंगे, जो भी आप क्लासेस लेंगे उसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, व्यू करेंगे, क्योंकि आपको एक एग्जाम पास करना है और एक रेपुटेड और ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट की जो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज्ड एक तरीके से कह सकते हैं डिग्री है, वो डिग्री डिप्लोमा है, वो आपको मिल जाए तो वो भी आपके लिए एक वैल्यू एडिशन होगा। इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप कोचिंग लें और डिप्लोमा इन IFRS का कोर्स करें। लेकिन अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, जैसे कोई प्रैक्टिस में, अब उसको डिप्लोमा के कोर्स की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसके बेसिस पे उसका काम बढ़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वैसे प्रोफाइल में को मजबूत बनाने में ये भी काम आता है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी पढ़ें कंसिस्टेंटली पढ़ें। मैं कोचिंग को ज़्यादा क्यों रिकमेंड करता हूँ? आप ये सोच रहेंगे खुद पढ़ाते तो पैसे कमाने के लिए रिकमेंड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पैसे कमाने के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, और जब मैं ये नहीं पढ़ा रहा था तब भी पैसे कमा ही रहा था, तो वो एक बात नहीं है। जब आप इतने बड़े वॉल्यूम को सुनते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, और मेरी यही कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें, क्योंकि जब आप उसके बारे में बहुत सारी बात सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये फ्रेमवर्क क्या है और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी लिटरेचर भी पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में सारी बात समझ आ जाएगी, क्योंकि इतने वॉल्यूम को रीड करके, अंडरस्टैंड करके और फिर उसको कर लेना, ये काफ़ी एक्सेलेंसी का या एक्सट्रीम लेवल का काम है। और मैं चूंकि इसी काम को कर रहा हूँ पिछले 10-12 साल से, तो हमारा इसी पे एक्सपीरियंस है। अगर मैं बोल रहा हूँ और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं 250-270 घंटे बोलूँगा, तो जब मैं इतनी बार बोलूँगा इस चीज़ को, तो आपके लिए वो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब आता है कि चलो जी ठीक है, हमने डिप्लोमा इन IFRS के साथ कोचिंग जोड़ लिया, या फिर हम नहीं करेंगे, हम वैसे ही देख रहे हैं, तो कैसे इस कोर्स को आप करवाएंगे? क्या है आपके पास में टेक्निक? तो हमारे कोचिंग की टेक्निक क्या है? आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, $250 आवर्स अप्रॉक्स। आप बोलेंगे इतना क्यों? अलग अलग जगहों पे तो 60-70 घंटे में करा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिस चीज़ का हमारे पास फ्रेमवर्क ही नहीं है, अगर हम उसके फाइनल एडजस्टमेंट समझने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका तो कोई एडवांटेज होना नहीं। 60 घंटे में या 70 घंटे में या 80 घंटे में कोर्स कोई भी करा सकता है, लेकिन उनको जिसका इसका बैकग्राउंड नहीं है उनको कुछ पता नहीं लगेगा। पास्ट में 60-70 घंटे का कोर्स लेकर के दोबारा भी हमारे यहाँ कई लोग कोर्स ले चुके। तो आपको यह समझना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर होगी, क्योंकि उसको अगर अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके समझाया जाएगा तब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ये ना समझिए कि आपने पहले कोई कोर्स की है तो आप इसको बड़े इजीली समझ लेंगे। अगर इसका पहले का कोई फ्रेमवर्क होता तो आपके लिए शायद इसको शॉर्ट में समझना आसान होता, लेकिन आपके पास इसका फ्रेमवर्क नहीं है, इसलिए आपको जीरो से लेकर लास्ट तक इसको समझना है, तो इसमें समय चाहिए। और इसीलिए मैंने लंबे चौड़े लेक्चर्स ही दिए हैं। अब हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 5। सर हम डिप्लोमा इन IFRS करना चाहते हैं, तो आप उसके भी कुछ प्रोसीजर्स बता दो। डिप्लोमा इन IFRS, अगर आप ये चाहते हैं कि आप नहीं एक डिप्लोमा ले ही लें, तो उसका प्रोसेस क्या है? मैं तो डिप्लोमा इन IFRS UK से ही रेकमेंड करूंगा आपको, और हजारों की संख्या में पर ईयर लोग ये कोर्स कर रहे हैं और अपने नॉलेज को, स्किल को बढ़ा रहे हैं।
डिप्लोमा इन IFRS में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर डायरेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करें, आप CA हैं, आप CMA हैं, आप CS हैं, क्वालिफाई हैं, ऐसे एलिजिबल हैं। अगर आप BCom हैं, MBA हैं या CA इंटर हैं, क्वालिफाइड फाइनल आपका नहीं हुआ, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एक सिंपल फॉर्मेट है ACCA के साइट पे, उसमें आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी। कुछ और भी सवाल आते हैं कि क्या आर्टिकलशिप काउंट होगा? यस, आर्टिकलशिप भी काउंट होता है। आर्टिकलशिप भी आपका काउंट होगा एज एक्सपीरियंस। अगर आपने आर्टिकलशिप भी कर रखी है तब भी आपको वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा। इसलिए अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो आप एलिजिबल हैं, आप इंटर क्वालिफाइड हैं। तो ये बात है। और अब तीसरी बात आती है कि इनके पेपर्स कब होते हैं। पेपर्स 2 बार होते हैं, जून में, दिसंबर में। तीसरी बात आती है इनकी कॉस्ट क्या है। इनकी जो कॉस्ट है दोस्त, अलग अलग टाइम चेंज होती रहती है। अभी जो सबसे रिसेंट है जून 2021 के लिए, वो एडमिशन फीस उन्होंने नील कर दिया है, ये भी ध्यान रखना। एडमिशन फीस अभी फिलहाल नील है, कुछ नहीं है। और एग्जाम का जो फीस है वो 117 पाउंड है, मतलब करीब करीब 11,000। मतलब ACCA को जो अभी आपको पे करना पड़ेगा वो 11,000 पे करना पड़ेगा। यह एग्जाम का मोड क्या है? मोड ऑफ एग्जाम, ये एग्जाम पहले पेपर बेस्ड होता था 2019 के दिसंबर तक। 2020 में कोविड की वजह से जून का पेपर कैंसिल हुआ। सितंबर में कुछ कंट्रीज में पेपर बेस्ड एग्जाम हुए हैं, दिसंबर में फिर से कैंसिलेशन हुआ। उन्होंने कहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेंगे। तो जब तक ये कोविड का प्रॉब्लम है तब तक तो कंप्यूटर बेस्ड मैंडेटरी रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के फिर पेपर बेस्ड भी हो जाएगा। तो जैसे ही कोविड का थोड़ा कंट्रोल आता है तो पेपर बेस्ड भी आने के चांसेस हैं। वैसे अभी फिलहाल उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड मैंडेटरी कर रखा है, क्योंकि अभी कोविड का झंझट गया नहीं, तो अभी ये मैंडेटरी कर रखा है। ये आगे आएगा, आना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम पेपर बेस्ड हो सकता है वो कंप्यूटर बेस्ड में थोड़ी सी हार्डशिप रहती है। वो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, अभी ख़त्म हो गए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक ये कोरोना का कंट्रोल नहीं होता तब तक उनको, क्योंकि पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होम बेस्ड नहीं पॉसिबल है, उसके लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा। अभी सेंटर पे जाने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड मैंडेटरी कर दिया है। तो ये आपके पास में डिटेल है रिगार्डिंग। फीस बदलती रहती है। अभी जो मैंने फीस बताई है आपको जून 21 एग्ज़ाम के लिए है, तकरीबन 11,000 इंडियन टर्म में आपको ACCA को देना है। अब फिर आप पूछेंगे कि आप अपनी क्लासेज कैसे दोगे और आपकी कॉस्ट क्या है। मेरी जो कोचिंग क्लासेज है दोस्त, वो इस तरीके से है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो गूगल ड्राइव का जो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, और दूसरा है पेन ड्राइव का। नॉर्मली इस कोर्स में पेन ड्राइव की ज़रूरत किसी को नहीं होती, क्योंकि सब वर्किंग है। अगर आपके घर पे वाईफाई है तब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके घर पे वाईफाई नहीं, ऑफिस में है, तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गूगल ड्राइव से वीडियो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर ये ऑफलाइन चलता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते कि नहीं हम पेन ड्राइव ही लें, तो पेन ड्राइव की कॉस्ट 14,000 है और गूगल ड्राइव की कॉस्ट 13,000 है। ये इस फीस में जो मैं आपको फैसिलिटीज़ दूंगा, ध्यान रखना, इसमें जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है हमारे पास, वो अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लेंगे
लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो ये विंडो बेस्ड होना चाहिए, विंडो बेस्ड। और अगर आप मोबाइल पे लेंगे तो ये एंड्रॉयड होना चाहिए। एक बात मैं और भी यहां पे क्लियर करूंगा आपको कि जैसे आप हमारी क्लासेस लेते हैं और आपके पास ऑफिस का लैपटॉप है, तो चूंकि हमारा सॉफ्टवेयर खुद का होता है और ऑफिस वाले नॉर्मली उसमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगर उन्होंने आपको सिस्टम दी है। तो अगर आप ऑफिस के लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं तो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तभी वो ऑफिस के लैपटॉप पे सपोर्ट करेगा, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो। अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अगर आप ऑफिस के लैपटॉप पे चलाएंगे तो ये वीडियो तभी चलेगा जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड हो, क्योंकि जितनी बार आप वीडियो खोलेंगे वो यूज़र आईडी पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हाँ, अगर नहीं है यूज़र आईडी पासवर्ड तो मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मोबाइल एंड्रॉयड का ही चलेगा, आईफोन नहीं चलेगा, इसका ध्यान रखना। और विंडो बेस्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एप्पल का भी लैपटॉप है और विंडो उसके ऊपर है तभी ये चलेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपके पास होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में हर वीडियो पे हम डबल टाइम देते हैं, इसको मुझे समझाना जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ईच वीडियो पे डबल टाइम। डबल टाइम का मतलब होता है अगर 3 घंटे का कोई वीडियो है तो 3 × 2, मैंने उस वीडियो में 6 आवर्स दिए। अब ये 6 आवर्स आप अपनी मर्जी से कितनी बार भी देख सकते हैं। मान लो कि आपने इसमें से 10 मिनट देखा एक बार में और किसी वजह से आपको बंद करना पड़ा, तो इस वीडियो में 5.5 यानी 5 घंटे 50 मिनट बचा रहेगा। मतलब टाइम रिड्यूस होगा। आप जितना देखेंगे उतना टाइम रिड्यूस होगा। क्लिक से कुछ नहीं होता। आपने 20 बार क्लिक कर दिया उससे कुछ नहीं होगा। जितना टाइम वीडियो चलेगा उतना टाइम आपका उसमें से रिड्यूस होता जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 मंथ्स होती है, यानी 12 महीने तक ये वैलिड रहेगा। मतलब अगर आप एक बार फीस पे करते हैं तो 12 महीने तक हमारा सपोर्ट आपके लिए रहेगा विद 6 मंथ एक्सटेंशन। अगर कंटिजेंट केस पड़े तो 6 मंथ का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है विद नॉमिनल चार्ज। विद नॉमिनल चार्ज, बिल्कुल एक छोटे से चार्ज को देकर के आप 6 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं। अब मुझे कई बार कुछ लोगों ने, ज़्यादातर तो नहीं, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि आपने 2 ही टाइम क्यों रखा है, आप 4-5 टाइम 10 टाइम कर दो या अनलिमिटेड कर दो। जब भी हम किसी चीज़ को अनलिमिटेड करेंगे, करने के लिए दिक्कत नहीं है, फिर उसे कोई देखेगा नहीं। लिमिटेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिमिटेशन तो है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर बनाया है और इतने आराम से समझाया कि आपको एक बार से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार में आपको कुछ डाउट रह गया तो दूसरा बार मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते नहीं हमें इससे ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उनके लिए हमने एक और ऑप्शन दिया है, और 3 × 5। मतलब अगर 3 घंटे का वीडियो है तो 15 घंटे भी अवेलेबल टाइम का ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपको कॉस्ट स्लाइटली ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। जैसे वहाँ 13 और 14 था तो यहाँ स्लाइटली उससे ज़्यादा आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको ये चाहिए। वैसे मेरे नॉलेज में इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। ये है हमारे पास में हमारे क्लास के चलाने का टेक्निक। एक बार वीडियो डाउनलोड होने के बाद इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑफलाइन चलेगा, आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसे कभी भी देख सकते हैं। अब बात आती है मटेरियल आप क्या देंगे। मेरे पास कई बार ऐसी क्वेरीज आई हैं, हमें ACCA का स्पेशल क्लास चाहिए। अब मुझे स्पेशल वर्ड का आज तक मतलब समझ नहीं आया है। स्पेशल का क्या मतलब है? अगर आप IFRS का कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि इंड एस क्या है, क्योंकि आप इंडियन कंटेक्स्ट में काम कर रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है
और ये लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब इसका इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। 10 साल बाद ऐसा भी समय आ सकता है कि इसकी रैंकिंग 1, 2, 3 मतलब 1 या 2 में ना हो तो 3 तक आ जाए। ऐसे सिचुएशन में IFRS पढ़ने के बाद इंड एस को समझना बेहद जरूरी है, इसलिए हमारे कोर्स में IFRS और इंड एस दोनों कवर्ड है। वैसे भी इंड एस और IFRS में कोई अंतर नहीं है, IFRS का इंडियन नाम इंड एस है। कुछ रूल्स और फ्रेम्स बदले हुए हैं और कुछ 5-10 जगहों पे डिफरेंसेज हैं, जिसको रिकंसिलेशन के साथ आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, जो मैंने समझाया है। तो कई बार ये लोग ये समझते कि अगर इंड एस को छोड़ दें तो कोर्स 5-10 घंटे में खत्म हो जाए या 20-25 घंटे में। अगर ऐसी आपकी धारणा है तो बिल्कुल गलत है। प्रचार और एडवर्टाइजमेंट से बचिए, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट या 4 एडजस्टमेंट समझ के आप IFRS के मास्टर नहीं हो सकते। तो अगर आपको IFRS में प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो आपको समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो टाइम लगाएंगे तभी फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मटेरियल्स, जो ACCA की किताब है उसमें एक तो वो अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर के देते हैं और उसमें काफ़ी कम क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए हमने एक क्वेश्चन बैंक ऐसा भी बनाया है जिसमें आपको ACCA के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ साथ SBR के भी क्वेश्चन मिलेंगे। स्ट्रेटजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का एक पेपर होता है ACCA स्ट्रेटजिक लेवल में, उससे भी कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। कुछ CA के नए कोर्स से क्वेश्चन लिए और कुछ CMA से भी लिए हैं। ये तो वो डिटेल्ड है जहाँ पे हर तरीके के एग्जाम्पल्स कवर्ड हो जाते हैं। और दूसरा, मैंने अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया है, मतलब इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया, आंसर वगैरह एडिट हो चुका है फाइनली। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एडिट कर रहा हूँ, एक बार फाइनल चेक कर रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किए हैं इसका ध्यान देना। ये कुछ ही दिनों में किताब बन के नज़र आ जाएगी। जनरली आप जितनी भी बुक्स देखेंगे उसमें क्या है कि वो एग्जाम वाइज क्वेश्चन नहीं देते। उन्होंने क्या किया, एक जगह डाल दिया क्वेश्चन, पूरे एग्जाम का चैप्टर वाइज उसको डिवाइड नहीं किया। हमने इसमें हर IFRS के क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है और जितने भी आंसर हैं उसको सबको एडिट किया है, क्योंकि जो सजेस्टेड आंसर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत हैं या वो खराब हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन वो समझना कई बार बेहद डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप देखेंगे तो मैंने हर चीज़ के कैलकुलेशंस को आसान कर दिया है। कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसान से कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, सबके आंसर को एडिट किया है। तो ये भी 5 से 10 दिन में बन के तैयार हो जाता है। मुझे किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हर चीज़ को पढ़ना और अरेंज करना होता है। तो 22 एग्ज़ाम का 22 एग्ज़ाम्स, पिछले बार मैंने सिर्फ इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दी थी, क्योंकि फाइनल एडिटिंग मेरी ओर से रह गया था। बीच में एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, ऐसा मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो मुझे नवंबर के बिगिनिंग में यहाँ से जाना पड़ गया था और फिर आते आते दिसंबर लास्ट हो गया। काफ़ी कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो मैं उसको फाइनल एडिट नहीं कर पाया था, इसलिए बुक के फॉर्म में नहीं आई थी, मैंने सॉफ्ट कॉपी डलवा दी थी। अब की बार ये बुक के फॉर्म में 5 से 10 दिन में रिलीज हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैं ACCA जो बच्चे कर रहे हैं SBR का, उसका भी लेके आ जाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने उसकी भी किताब रिलीज हो जाएगी। तो 22 एग्जाम के क्वेश्चंस IFRS वाइज विद जो करंट रूल्स हैं, यानी करंट जो IFRS मिनिमम, जो पास्ट में क्वेश्चन आए थे उस समय उसका सॉल्यूशन उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप ACCA के साइट पे जाएंगे तब भी आपको एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वैसे 10 को मिलेंगे, हमारे पास बहुत सारे हैं। तो वो पुराने क्वेश्चंस हैं, उसमें कई बार क्वेश्चन को भी रीड करना पड़ता है, कई बार आंसर को भी। अब कंसोलिडेशन का था तो जून 2019 तक उसमें 35 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा था, दिसंबर से 25 हो गया, तो मैंने उसके भी सारे क्वेश्चन को 25 नंबर के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है। तो अब ये 22 एग्जाम का सिर्फ जिसमें डिप्लोमा IFRS से कोई मिक्स नहीं है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये भी अब तैयार हो गया है और ये भी आपको नज़र आ जाएगा। तो ये सपोर्ट मैं आपको दूंगा, मतलब अगर आप वीडियो हमसे लेते हैं तो 3 एग्जाम तक हम आपको एक पर्टिकुलर फीस में ही सपोर्ट देते रहेंगे। अब ये तो थी कोर्स की बात और हमारी बात थी, जिसमें थोड़ा मेरा प्रचार भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 है
सर हम आपसे कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, ना हम कोर्स करना चाहते हैं, फिर भी हम IFRS समझना चाहते हैं। ऐसे भी कुछ क्वेरीज मेरे पास आए हैं। तो देखिए ऐसे केस में एक ऑप्शन आपके पास बच जाता है, जो किताबें अवेलेबल हैं वो आप किताब पढ़िए। मैंने उसके साथ जो प्रॉब्लम थी वो बता दी है। हाँ, इतना मैं सबके लिए ओपन कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, कि अगर आप कहीं पे कंप्लाइंस में हैं, कहीं आप प्रैक्टिस में हैं और आपको कभी किसी एडजस्टमेंट को करने में दिक्कत आ रही है, तो वो आप मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री रहूँगा तो इमीडिएट आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। मतलब आपके प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी अगर कुछ हैं, अगर कोई भी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है ऑफिस के अंदर, तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके IFRS इंड एस से रिलेटेड, कोई टैक्सेस से रिलेटेड चीज़ मत पूछना, क्योंकि मैं टैक्स में नहीं काम करता हूँ। इसमें मैं करता हूँ 9911986815। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन 99% क्वेश्चंस आपके ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। कई बार कंपनियों की प्रैक्टिस भी अजीब सी होती है, जो फ़ोन पे बताना मुश्किल होता है, लेकिन 99% आपकी अगर कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी होगी तो ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, ये एक प्रोफेशनल असिस्टेंस आप कह सकते हैं मेरी ओर से है। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बताना था। थोड़ा डिटेल वीडियो हो गया, 36-37 मिनट का आपका समय काफ़ी लगेगा, लेकिन अगर हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। IFRS और इंड एस एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए सब इसको करें, क्योंकि जो अभी कर लेंगे उनको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। 2 साल बाद तो ये सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई लोग मुझे ये भी कहते हैं कि हमारी एंटिटी तो छोटी से उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उनके लिए भी बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 43 नए बने हैं, जो आपने पढ़े थे नहीं, वो नए 43 एस बने हैं जो IFRS यानी इंड एस से मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, और वो भी कभी भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो ये ना समझें कि आपकी एंटिटी पे अप्लाई नहीं होगा। कोरोना की वजह से 1-2 साल का वक्त ज़रूर मिल गया है, लेकिन आगे चल के छोटी बड़ी हर एंटिटीज़ पे IFRS इंड एस की जो एप्लीकेशन है वो मैंडेटरी हो जाएगी। तो बजाय कि हम उस समय करें जब उसका कोई एडवांटेज ना मिले, उससे बेटर ये है कि अभी आप अपने कोर्स को, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिए। तो ये था हमारी ओर से IFRS और इंड एस के ऊपर पूरी जानकारी, जिसमें डिप्लोमा IFRS से रिलेटेड भी आपने काफ़ी बातें सीख ली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो, मेरे आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बोलूँगा, क्योंकि जब आप इस कोर्स को कर रहे हैं, जब आप अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं, तो तरीके से बढ़ाएं, ताकि कभी ऐसा ना हो कि हमने जब किसी चीज़ को जल्दी जल्दी में पढ़ लिया या कुछ पढ़ा ही नहीं, सामने वाला कुछ पूछे और हमसे कुछ गलती हो जाए और फिर हमें उसके वजह से एम्ब्रेसिंग सिचुएशन को झेलना पड़े। इसलिए डिटेल स्टडी कीजिए और प्रोफेशनली स्ट्रांग रहिए, प्रैक्टिस में भी और इंडस्ट्री।